कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान में जितने भी अब तक के सुप्रीम कोर्ट के सारे वाद हुए हैं उन सारे वादों को पूरा एक एक करके हम चर्चा करेंगे। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये क्लास पूर्णतः निःशुल्क और बहुत ही लाभदायक है आप लोगों के लिए। जो व्यक्ति कहते हैं ना, फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में वो चीज़ मिलती है जो पैसे दे के नहीं मिल सकती। ऑक्सीजन आपको मिल रही है वर्तमान में, प्रकृति दे रही है। यदि अस्पताल जाओ तो समझ में आएगा। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल है, भगवान के द्वारा दिया जा रहा है। उसी तरह ये कंटेंट इतना बढ़िया, इतना शानदार कंटेंट आपको कहीं अगर और मिल जाए तो हमें भी बताइएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सभी वादों को एक एक करके, और आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए आइए मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सारे वाद को देखा जाता है। ओके, आइए देखते हैं। धन्यवाद। बात कर रहे थे सब सुप्रीम कोर्ट के वादों पे, क्या वाद किस समय कैसे आए, इन सभी का भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण योगदान है। और हमारे सभी एग्ज़ामों में इनसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा उद्देश्य बस इतना है कि जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ आपके 1 बाय 1 करके धीरे धीरे कंप्लीट होते चलें। और जिस दिन ये भारत का संविधान समाप्त होगा, आपको खुद आप देखेंगे अपने नोट्स को उठा के, आप मेरे साथ इसको नोट्स बनाते चलिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके सारी चीज़ लगातार कवर होती जा रही है। अभी ये पढ़ाने के बाद कल हम पढ़ाएंगे जितने एक्ट्स हैं, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, जो चार्टर 1813, 1833, 1853, जो चार चार्टर हैं वो सारे चार्टरों के पे हम बात करेंगे। फिर जब वो कंप्लीट होगा फिर हम संविधान सभा पे पूरा डिस्कशन करेंगे। फिर वो जब पूरा अच्छे से समराइज़ हो जाएगा, कंप्लीट कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद हम आएंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 पे, जो भारत राज्यों का संघ है, वहाँ से मैं शुरू करूँगा। और बाकायदा लगातार धारदार तरीके से आपके पूरे संविधान को कवर किया जाएगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की ये जो मैं वाद बता रहा हूँ, ये आपको एग्ज़ामों में देखने को मिलेंगे। और इतने महत्वपूर्ण ये वाद हैं कि आप जब इसको अभी मेरे साथ पढ़ने के बाद बेयर एक्ट में भी इसको पढ़िएगा, कि तब बढ़िया से इसको कवर उसको आप पढ़िएगा। तो इसके बाद जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ईजी है, क्योंकि आप डायरेक्ट पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत अय्यर एक्ट तो आपको समझ में कम आएगी। उसकी लैंग्वेज इतनी टफ लैंग्वेज में करके बनी हुई है, और इसी को एकदम साधारण भाषा में हम आपको बता रहे हैं। आप इसको करिएगा, एक बार करके देखिएगा, मेरे कहने से आप एक बार करके देखिए, आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा। तो अब हम आज बात करते हैं शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद। शंकरी प्रसाद भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पहला संविधान संशोधन को इसमें वैध मान लिया, और कहा कि अनुच्छेद 13 कानून की परिभाषा के दायरे में नहीं है। ठीक है, अर्थात संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। ठीक, फिर करने लगी सुप्रीम कोर्ट। जब संसद संशोधन हुआ तो संसद ने क्या किया कि संसद इसी में मूल अधिकार में ही अनुच्छेद 31 आता है, जो संपत्ति का अधिकार था, उसमें जब संशोधन करने लगी तो जो मूल अधिकार, जो संपत्ति के अधिकार थे, जिस पे जमींदारों का हक था, गवर्नमेंट उनसे लेने लगी। क्योंकि जब संशोधन की बात हो गई, कर सकती है, तो वो जमींदारों से लेके जो भूमिहीन कृषक थे उनको देने लगी। सरकार की जो मंशा थी, उनकी मंशा यह थी कि हम इसमें संशोधन करें जिससे जो कृषक वर्ग हैं, जिनका शोषण हो रहा है, उनका शोषण ना हो, और मूल अधिकारों के माध्यम से ही जो इनका जो जमींदारी उन्मूलन है, इसको भी हम कर लें। इनका प्लान ये था। तो लगातार इससे जमींदारों में आक्रोश बढ़ता गया है, क्योंकि उनकी ज़मीनें छिन रही थीं। फिर इसी के बाद एक केस और आया, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1956। इसमें संसद ने कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, और अनुच्छेद 13 संविधान के दायरे में नहीं आता, इसलिए संशोधन हो सकता है। जब से इसमें भी कहा
तो लगातार इसमें अब की सरकार ने क्या किया, जो धार्मिक ज़मीनें थीं, जो मठों की ज़मीन हुआ करती थी, ये सारे ज़मीनें धार्मिक ज़मीनों को भी लेने लगी। तो इस पे लगातार जब विवाद बढ़ता गया तो अगला जब वाद आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक के सारे निर्णयों को पलटते हुए कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। क्या कहा? संशोधन नहीं कर सकती। और आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। तो जमींदारों को लगा सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 संविधान संशोधन के दायरे में है, अतः संसद संविधान संशोधन नहीं कर सकती। ये 11 सदस्यीय संविधान पीठ ने 1967 में फैसला दिया। तो जमींदार एकदम खुश हो गए कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुन लिया। अब जब फैसला ये दिया तो संसद को क्या लगा, जब उन्होंने कहा संशोधन आप नहीं कर सकते, संसद को लगा हमारी पावर पे प्रहार हो रहा, हमारी शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट छीन रहा है। तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। उन्होंने क्या किया कि तत्काल आनन फानन में जैसे हो सका 24वां और 25वां संविधान संशोधन किया। और संसद ने ऐसा किया कि जो सुप्रीम कोर्ट की सारी शक्तियां थी उसको खींच लिया। और क्या कहा कि संसद मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, और यदि डीपीएसपी लागू करने के लिए अगर मूल अधिकार में भी संशोधन करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब सोचिए, जो उन्होंने कहा था संसद की पावर कम करने को, इन्होंने सीधे पूरी पावरें खींच ली और कहा कि आप मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकते हैं, और डीपीएसपी में भी यदि संशोधन करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते। इस संसद और सुप्रीम कोर्ट के मध्य वाद विवाद के बीच निर्णय से सरकार ने धार्मिक संस्थानों की ज़मीन में भी कब्जा कर लिया, भूमि किसानों में बांटने लगी, जो भूमिहीन किसान थे उनको देने लगी। फिर इसी क्रम में हुआ क्या कि जो ज़मीन बांट रही थी तो उसी में एक केरल के एडनीर मठ के मठाधीश थे जिनका नाम था केशवानंद। ये कोई राजनीतिक नहीं थे। केशवानंद जो थे ये मठ के मठाधीश थे। तो इनकी हज़ारों एकड़ ज़मीन थी केरल में। तो अनुसूची 9 के तहत यदि सरकार कोई ज़मीन लेती थी तो मुआवजा देगी, लेकिन सरकार ने इनको मुआवजा नहीं दिया। क्योंकि सरकार ने इनको मुआवजा नहीं दिया तो ये केरल के हाई कोर्ट में चले गए। फ़िलहाल वहाँ केरल हाई कोर्ट जब गए तो वहाँ केस हार गए ये। फिर इनको गाइड करते थे एन पालकी वाला, जो वकील थे इनको लगातार गाइड करते। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जब सुप्रीम कोर्ट ये पहुँचे तो हज़ारों एकड़ में निकले। तो जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी। 13 सदस्यीय पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, संसद मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। क्या कहा कि संसद मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसे संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है। और मूल ढांचा समय समय पर हम बताएंगे। तो संसद ने पूछा कि आखिर मूल ढांचा है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको हम समय समय पर बताएंगे। तो इसमें जब इन्होंने कहा कि हम समय समय पर बताएंगे तो एक एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, उससे आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा इसको। हुआ क्या, जैसे आप मकान में, मान लीजिए आपने कोई मकान लिया, आप मकान में किराएदार हैं। तो मकान मालिक ने कहा कि आज आपको ये मकान है आपका, आप इसमें रहिए, लेकिन आप ऐसा कुछ भी मत करिए कि इससे दीवार को डैमेज हो। तो आप कहे वाह मकान मालिक बहुत अच्छा है, कम से कम अच्छी बात बताया। तो 1-2 दिन बाद आप क्या किए, दीवार पे क्या वो नहीं होता जो हैंगर जिसको आप कपड़ा टांगते हैं, आपने उसको टांगा। तो 1-2 दिन बाद आया मकान मालिक, उसने कहा इस पे आप हैंगर नहीं टांगेंगे, ये मूल ढांचे का उल्लंघन है। तो आपको लगा यार ये अजीब आदमी है, ऐसा कैसे मूल ढांचा। तो फिर इसी तरह आपने कहा ठीक है नहीं टांगेंगे। 1-2 दिन बाद आप क्या किए, पूजा की अलमारी अपनी बना लिए। तो 1-2-3 दिन 1 हफ्ते बाद फिर आया मकान वाले, आप पूजा की अलमारी
नहीं बना सकते, ये मूल ढांचा का उल्लंघन है। तो आपको लगा यार सब कुछ ये भी उल्लंघन है। फिर एक आध हफ्ते बाद मान लीजिए आया, तो आपने मान लीजिए ज़मीन पे लेटे हुए हैं, तो कहे मकान मालिक कि आप ज़मीन पर भी नहीं लेट सकते, आप बिस्तर पे लेटिए, ज़मीन पे लेटना मूल ढांचे का उल्लंघन है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कोर्ट ने ऐसा कहा कि मूल ढांचा क्या होगा हम बताएंगे उसको समय समय पर। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे अपनी शक्तियों का इस तरीके से विस्तार करती चली गई कि संसद समझ ही नहीं पाई, संसद को, कि अब मूल ढांचे को लेकर ऐसा उलझन हो गई कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सर्वोच्च होती चली गई। तो जब ये मामला पूरा हो गया, लेकिन फ़िलहाल केशवानंद भारती जी केस हार गए, लेकिन हार कर भी ये केस जीत गए। हार के जीतने वाला जो बाजीगर थे वो केशवानंद जी थे, क्योंकि आज भी उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि उन्हीं के इस वाद पे, उन्हीं के वाद पे ये निर्णय आया था। और इसमें हम बता दें, उन्होंने अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, अनुच्छेद 26, 27 वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को, सारे अधिकारों को लगातार लेके और सुप्रीम कोर्ट में इस केस को रखा था। तो उसके बाद फ़िलहाल ये हार गए, लेकिन ये ऐतिहासिक निर्णय था। 13 सदस्यीय पीठ ने इसका निर्णय दिया। फिर उसके बाद एक केस हुआ था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब पूछा गया कि भाई कि अब क्या कैसे करेंगे, मूल ढांचा क्या है, कैसे है, क्या इसका मूल ढांचे का पुनरावलोकन होगा कि नहीं होगा, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में कहा कि मूल ढांचे के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन भी आता है, अतः इसकी शक्तियां सीमित नहीं हैं। मतलब हम मूल ढांचे के अंदर हम न्यायिक पुनरावलोकन भी कर सकते हैं। फिर एक केस था वामन राव बनाम भारत संघवाद 1981। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा, जब जमींदारों ने पूछा कि हमारे जब सब कुछ हो गया तो हमारे भी भाई अधिकार जो थे उसको भी दिया जा सकता है। सब पहुंच गए कि जब संशोधन नहीं करेगी तो हमारे भी जो उल्लंघन है तो हमें भी फ़ायदा मिल सकता है, जितने जमींदार थे पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि इस मामले में कहा कि 24 अप्रैल 1973 के पूर्व के जो भी मामले 9वीं अनुसूची में हैं, हम उसकी जांच नहीं करेंगे। उसके बाद के सभी मामलों पर हम जांच करेंगे, क्योंकि मूल ढांचा उसके बाद ही अस्तित्व में आया है। अतः इसलिए हम उसके पहले के मामलों पर जांच नहीं कर सकते। हम 9वीं अनुसूची के तहत जो 24 अप्रैल 1973 के बाद आए हैं, हम उन पे ही बात करेंगे। इसी तरह लगातार सुप्रीम कोर्ट और सरकार की तनातनी चलती गई, और धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट आज आप देखिए एक सर्वशक्ति के तौर पे उभरी हुई है। और एक सुप्रीम कोर्ट को न्याय का मंदिर इसीलिए कहा जाता है कि आज भी कोई भी केस हो, आप चाहे उठा के देख लीजिए, राम मंदिर हो जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 में ज़मीनों को बांट दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने विशेष अधिकार जिसको बोलते हैं अनुच्छेद 141 के तहत, जिसमें अपना जिसको पूर्ण निर्णय कहते हैं, उसका प्रयोग करते हुए राम मंदिर के फैसले को सुनाया। ये बात सत्य है कि सुप्रीम कोर्ट एक साहसिक और एक ऐतिहासिक निर्णय देती है, जो कि हमारी सुप्रीम होने का दर्जा हमें गौरवान्वित करता है। तो आज ये सारे वाद रहे आपको, आप इसको एक बार पढ़ने का प्रयास करिए, सारे वाद, और जो भी आपको इसमें समस्याएं हों आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और इसी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको पढ़िए, कोई आपको अगर समस्या होती है तो मुझे बताएं, ठीक है। और आपको लगातार ऐसे चलता रहेगा ये सिलसिला, और जिस दिन आपकी भारतीय संविधान की विषय वस्तु समाप्त होगी उसके बाद हम इस पे एक आपको क्वेश्चन देंगे, जिस पे टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी और पूरी कंप्लीट कराई जाएगी, आपको पूरा अच्छे से कवर कराया जाएगा। और इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा, जिसमें हम बात करेंगे एक्ट्स की, जो आया सारे चार्टर एक्ट्स हो गए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, जिसमें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, लगातार भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये कंप्लीट करने के बाद हम आएंगे संविधान सभा पे। फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से शुरुआत करेंगे, और ये लगातार आपकी मैं कवर करूँगा।
फिर उसके बाद हम किसी अगले सब्जेक्ट को मैं आप लोगों से पूछूंगा, जो आप कहेंगे उसको उठाया जाएगा। फिर इसी तरह में धीरे धीरे करके हम पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। और आप लोग इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। और जो हो सके इसमें जो भी आपको लगे कि आपको कौन सा टॉपिक, कोई करंट्स पे हो सकती है बात, तो आप मुझे बताइए। हम उस पर आपसे विस्तृत डिस्कशन करेंगे और विस्तृत तौर पे मैं उस टॉपिक को समझाऊंगा। ठीक है, और भी कोई बात हो तो आप हमें इस पे कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।